Hello students, we are going to start the lecture of Energy Management and Conservation, lecture number 8.1, Process Flow Diagram. We used to draw the process flow diagram in the energy audit. So हमें पता होना चाहिए कि process flow diagram जो है वो कैसे बनाई जाएगी और उसके एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। So process flow diagram जो है उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ड्रॉ प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड लिस्ट प्रोसेस स्टेप्स। डायग्राम ऐसे बनेगी प्रोसेस की कि उनके जो स्टेप्स हैं उनको लिस्ट करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई वेस्ट स्ट्रीम्स को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वेस्ट की जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वेस्टेज जो है वो एनर्जी की वो कौन सी हो रही है। तो हमारे पास ये पार्ट्स होंगे ड्रॉ for the process flow diagram. So okay, list process steps होगा, identify waste streams होंगे and obvious energy wastage होगा। और इसके बाद क्या होगा, an overview of unit operations, important process steps, ठीक है कि यूनिट ऑपरेशंस का ओवरव्यू किया जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं स्टेप्स के उनको देखा जाएगा और मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका तमाम का एरियाज देखा जाएगा और वो उनको भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, बताया जाएगा। और एनर्जी यूज़ जो है वो इनपुट के हिसाब से कौन कौन सी एनर्जी जो है वो सिस्टम को दी जा रही है वो भी इसमें लिस्ट की जाएगी। Sources of waste generation should be gathered and should be represented in a flow chart as shown in the figure. So ये फिगर जो यहाँ पर शो की गई है इसके अंदर हमें वेस्ट जनरेशन जो है उनके सोर्सेज बताने होंगे और उनको इकट्ठा करके रिप्रेजेंट करना होगा फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, हत्ता के हमें जो फाइनल फॉर्म ऑफ दी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल सके। और फाइनल पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली द टीम शुड आइडेंटिफाई द वेरियस इनपुट्स। तो साथ में इनपुट्स एंड आउटपुट स्ट्रीम्स जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। और किस पे? एट ईच प्रोसेस स्टेप। तो जितने भी प्रोसेस हमने इसमें करने हैं फ्लो डायग्राम में, हर स्टेप में ये बताना ज़रूरी होगा कि उसमें कितनी इनपुट्स हैं और कितनी आउटपुट्स जो हैं वो स्ट्रीम्स शामिल हो रही हैं। आइए देख लेते हैं इस एग्जांपल को कि पेनिसिलिन जो है उसकी फर्मेंटेशन मतलब फाइनलाइज फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी किस तरह बनेगी। तो हमें नजर आ रहा है here we are going to put the energy and here we are going to put the raw material। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हमें देखनी होंगी, ठीक है, इनपुट्स और आउटपुट्स की। और जब इनपुट्स देने के बाद जो आउटपुट्स हमें रिसीव हो रही होंगी वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। सो पेनिसिलिन जी के लिए सबसे पहले जो है वो क्या होगा वो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये जर्मिनेटर जो है ये क्या है। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। जर्मिनेटर जो है ये एक मशीन है जिसको हम सीड जर्मिनेटर भी कहते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, ये करता क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ये कह पाएंगे कि द बिगिनिंग ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वेजिटेशन कह लें या हम ये कह सकते हैं ग्रोथ फ्रॉम ए सीड और स्पोर, ठीक है, जो कि एक सीड से जो भी नमू हम जिसे कहते हैं ना उर्दू जबान में नमू निकलती है, ठीक है, और ये पहली डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जर्म्स की, चाहे वो एनिमल से हो चाहे वेजिटेबल से हो, ठीक है। और इसमें ये एक मशीन है और इसमें हम करते क्या हैं, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, इन्वायरमेंट इन विच लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आर कंट्रोल्ड। हम ये तीन चीज़ें इसमें कंट्रोल कर लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, जब इसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं तो उससे ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, या हम ये कह लें कि पोलन ग्रेन ऑफ सीड प्लांट, ठीक। तो बिल्कुल इनिशियल फॉर्म में सबसे पहले जर्मिनेटर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें एनर्जी के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर स्टीम ऐड कर रहे हैं, एयर, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं इसमें जर्मिनेटर में।
और रॉ मटेरियल के तौर पे आप देखें सीड इनोकुलेशन ऐड किया जाएगा, मतलब जो सीड है उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सीड जर्मिनेटर कहते हैं। अच्छा, ये रॉ मटेरियल भी ऐड किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी इसके साथ ऐड होगा जर्मिनेट करने के लिए सीड को। और आउटपुट में हमें एक तो कंडेंसेशन मिलेगी, कंडेंसेट मिलेगा। और कंडेंसेशन हम उसको उर्दू जुबान में अम्ले कसाफत कहते हैं। मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस इन ए गैसियस स्टेज जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू ए लिक्विड स्टेट, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस इन ए गैसियस स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए लिक्विड स्टेट। तो यहां से कंडेंसेशन भी हमें मिलती जाएगी। और नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा जर्मिनेटर के बाद होगा प्री फर्मेंटर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। अब यहां पर एज इट इज एनर्जी के लिए स्ट्रीम, एयर, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की यहां पर ऐड होती जाएगी। अच्छा, अब प्री फर्मेंटर क्या है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। प्री फर्मेंटर से पहले अगर हम ये बात कर लें कि व्हाट इज फर्मेंटर, फर्मेंटर है क्या, ठीक है। सो दिस इज अ कंटेनर इन विच फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एक कंटेनर है जिसमें फर्मेंटेशन होती है। और फर्मेंटेशन जो है वो क्या है, ये दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच काजेज ऑफ एनी एजेंट और सब्सटेंस फर्मेंटाइज्ड। मतलब कोई भी एजेंट या जो हमारे पास सब्सटेंस होगा वो फर्मेंटाइज्ड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो बैक्टीरियाइज्ड हो जाएगा या बैक्टीरियम उसमें ऐड हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा शेप में, यीस्ट जैसे हम कहते हैं कि इसको खमीरा लग गया, या कोई भी इंजाइम्स जो कि फर्मेंटेशन करते हैं। अगर हम इसको सिंपल जुबान में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दही, दही जो है वो फर्मेंटेशन से बनती है। ब्रेड जो है वो फर्मेंटेशन से, पिज्जा डो जो है वो भी फर्मेंटेशन से बनती है। मीन तो फर्मेंटर जो है इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी सब्सटेंस को विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियम, मोल्ड, यीस्ट या एंजाइम्स के थ्रू फर उसको क्या कर लिया जाए, फर्मेंटेशन कर लिया जाए, ठीक है, ताकि उसको फिर फर्दर यूज किया जा सके। अच्छा, प्री फर्मिनेटर में ये होगा कि सिर्फ रॉ मटेरियल जो भी ऐड करना होगा वो किया जाएगा, और साथ में ये चीजें स्टीम, एयर, कूलिंग वाटर जो है वो ऐड की जाएंगी। और फिर अब क्या होगा, तो मशीन होगी फर्मेंटर की, उसके अंदर इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अच्छा, कंडेंसेशन यहाँ ऑलरेडी हो चुकी होगी सेकंड टाइम पे भी, यहां पर भी, ठीक है, एग्जैक्टली कंडेंसेट होगा। फर्मेंटर से भी आउटपुट में हमें यहाँ कंडेंसेट भी निकलेगी, ठीक है, और साथ में स्टीम लीक भी होगी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और रॉ मटेरियल जो भी इसमें ऐड करना होगा फर्मेंट करने के लिए, जो भी सब्सटेंस डालना होगा, जो भी एजेंट को करना होगा, उसके साथ जो भी सीड्स आ रहे होंगे उसको फर्मेंटर मतलब फर्मेंटाइजेशन की जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में इसकी जो एनर्जी के तौर पे जो इनपुट होगी वो होगी चिल्ड ब्राइन। सो ब्राइन जो है वो है वाटर होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रांगली सोक्ड विद साल्ट, ठीक है, वो वाटर जो कि स्ट्रांगली सोक्ड हो साल्ट के अंदर, ठीक है। और टिपिकल ब्राइन्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, केमिस्ट्री वाले हजरात इनको पढ़ते हैं बोस्ट, और केमिकल्स वाले भी पढ़ते हैं इंजीनियर्स। तो कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन्स कहते हैं। और चिल्ड हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मली जो टेम्परेचर ब्राइन का होता है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, नॉर्मली जो यूज किया जाता है। तो इसमें यूज करने के बाद अब जो यहाँ से फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास मटेरियल आएगा वो आएगा नॉन फिल्टर्ड ब्रोथ टैंक, ठीक है जी। सो ब्रोथ का मतलब जो है वो लिक्विड है, ठीक है, जो हम इसमें यूज करेंगे कि वो ऐसा टैंक कि जहाँ पर जो ब्रोथ का लिक्विड है जो कि नॉन फिल्टर्ड होगा, उसको फिल्टर नहीं किया जाएगा। उस टैंक में डालने के बाद नेक्स्ट जो उसका प्रोसेस होगा वो होगा फिल्टर प्रेस। अब यहाँ पर जो है वो फिल्टर यूज किया जाएगा। अच्छा, अब इस फिल्टर प्रेस के लिए जो एनर्जी की इनपुट्स दी जा रही हैं वो एक तो कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, ट्रीटेड वाटर है और रॉ वाटर है। ये तीन चीजें होंगी एज फॉर इनपुट्स है। अच्छा, अब जब फिल्टर प्रेस यूज किया जाएगा तो अब क्या चीज हमें वेस्ट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट मिले होगी।
वेस्ट स्ट्रीम के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी हम देख लेते हैं। माइसीलियम होगा, माइसीलियम टू ईटीपी, ये क्या है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइसीलियम क्या है ये। तो ये एक माइसीलियम इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फंगस, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये फंगस का ऐसा पार्ट है जो कि बैक्टीरियल कॉलोनी की तरह होता है, ठीक है। और एक कॉलोनी मतलब ये है कि इस पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बल्कि हम मास ब्रांचेस कह लेंगे, ठीक है। और और ये एक फंगस कहलाई जा सकती है, ठीक है। फंगस होगी एक वेजिटेरियन टाइप की, और कॉलोनी होगी इस पे बैक्टीरियल की, जिस पे बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई होती हैं। तो ये एक माइसीलियम है, इसको वो कहा जाएगा। और टू ईटीपी, ईटीपी का मतलब क्या हुआ? ये बनता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ईटीपी। और ये यूज की जाती है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे ईटीपी क्या है, ये हमारे पास आप नोट करें, वेस्ट स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये वेस्ट स्ट्रीम है और इसको हम ज़ाया होने से बचा रहे हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका प्रोसेस को हम कहते क्यों हैं ईटीपी? ईटीपी इज अ प्रोसेस डिजाइन फॉर ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। क्यों, किस लिए? फॉर इट्स रीयूज और सेफ डिस्पोजल टू द इन्वायरमेंट, कि हम इसको यूज कर सकें फॉर द सेफ प्रोसेस, ठीक है, या हम इसको यूज कर सकें डिस्पोजल, सेफ डिस्पोजल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है, और हम इसको रीयूज कर सकें, ठीक है, हम इसको जाया होने से बचाएं। और इसके बाद ये होगा, जब ये प्रोसेस हो जाएगा, नेक्स्ट में भी क्या होगा कि मोथोर लिक्विड टू एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। फाइनल जो मोथोर लिक्विड बनेगा, ये जो लिक्विड है ये क्या करता है, ये कौन सा लिक्विड है, ठीक है। तो इस लिक्विड को हम कहते हैं कि वो लिक्विड जो कि क्रिस्टलाइज्ड, किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद विद सम केमिकल प्रोसेस जो लिक्विड बचता है, या हम कहेंगे गाढ़ा लिक्विड है जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है बाद में, ठीक है, उसको हम कहेंगे, ठीक है, मदर लिक्विड। सो अब इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन का अमल यूज होता है, और किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, क्रिस्टलाइज करने के बाद जो लिक्विड हमें मिलता है उसको हम जो है वो ये कहते हैं कि मदर लिक्विड। और ये केमिकल प्रोसेसेस के अंदर स्पेशली शुगर इंडस्ट्रीज में भी हमें मिलता है, ठीक। तो नेक्स्ट पे क्या होगा, इसकी एक्सट्रैक्शन होगी फाइनल, ठीक है। इस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करेंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी। जो फाइनल फॉर्म होगी वो हमें पेनिसिलिन जी की इंजेक्शन की मिल जाएगी। और यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें स्टीम, एयर, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, ब्राइन, ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। और साथ में ये कंडेंसेशन का आउटपुट भी मिलेगी। और एक चीज़ और होगी कि इम्प्यूरिटीज विद वाटर टू ईटीपी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इम्प्यूरिटीज जो होंगी वो वाटर की, वो भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ऐड हो जाएंगी, जिसको हम कहेंगे वेस्ट स्ट्रीम। और इसको हम फर्दर जो है वो ईटीपी के थ्रू रीयूज कर सकेंगे। और ईटीपी के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि ये ईटीपी जो है ये है क्या। सो अगर मैं ये सारा अपना कंप्लीट रिमूव कर दूं, अच्छा, ईटीपी जो है वो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मींस कि जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करें और उसके लिए क्या तरीका है, और ईटीपी जो है इसको ट्रीट करने के लिए कितनी तरह के हमारे पास चीजें हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ ये कहूँ कि अगर मैं इन्फ्लुएंट की बात करूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये है अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो ये हमारे पास होगा अनट्रीटेड, जिसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया गया। एफ्लुएंट क्या है, ये वो है जो ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है। और जो स्लज हमारे पास निकलती है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं सॉलिड पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट वाटर बाय ईटीपी। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी कि दिस इज अ होल ईटीपी प्रोसेस, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर व्हाट इज इन्फ्लुएंट इज एंटरिंग, मींस
अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। सो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से ट्रीटमेंट होने के बाद एक तो इफ्लुएंट मिलता है जिसको हम कहेंगे ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और नंबर 2 पे स्लज मिलता है जिसको हम कहेंगे सॉलिड पार्ट वेस्ट वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। ठीक है, सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है, एंड होता है। अगर आप स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।